हे एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज़ AK जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने AK जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2, दैट इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजेस एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा हमें पता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैसे सुप्रीम कोर्ट जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं और हाई कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं वो हमारे आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 में दिया हुआ है। तो उसके थ्रू हम पढ़ेंगे, उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। और CGI का अपॉइंटमेंट क्या है, वो ऑन द बेसिस ऑफ सो मैनी केसेस हुए थे जिसके बेसिस पे हमने CGI को कैसे अपॉइंट करना है उसका हमने प्रोसीजर अडॉप्ट किया था। मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर एक होता है, उसको हमने फॉलो किया था। और उसकी हिस्ट्री पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें उसके बेसिक में इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, और उसकी हिस्ट्री एक डिटेल में है जिसको आपको समझना ज़रूरी है। आप मेंस एग्ज़ाम लिखते हो, स्पेशली यूपी जुडिशरी क्लियर करने के लिए आप अगर मेंस लिखती हो तो उस मेंस में आपको इसका ये क्वेश्चन में भी चांसेस है आ सकता है। इवन कोई और भी एग्ज़ाम आप राजस्थान का लिख रहे हो या फिर कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम आप लिख रहे हो जिसमें है ये कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ पार्ट, तो इस टाइम बहुत ही बर्निंग और करंट टॉपिक है CGI का अपॉइंटमेंट, और उसके अकॉर्डिंग में ये जो हमारा ये वीडियो है बन रहा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनानी है। सबसे पहले आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 जो है वो हमें ये प्रोवाइड करता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस कैसे अपॉइंट होंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे CGI की बात नहीं कर रही हूँ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रही हूँ। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है अल्टीमेटली लास्ट में कवर हो जाएंगे, बट उससे पहले हमें CGI के बारे में पढ़ना है। तो कहीं ऐसे हमें पता है कि मेंशन नहीं किया गया है CGI के अपॉइंटमेंट के लिए, बट एज़ पर द हमारा जो वहाँ पर रूल है वो बनाया गया था कि सीनियरिटी मोस्ट जो जजेस होंगे वही हमारे CGI होंगे, मतलब सबसे सीनियर जो होगा। यहाँ पे सीनियर जो जजेस होंगे वो मेरिट के बेसिस पे नहीं होंगे, वो एज के बेसिस पे होंगे। किसके बेसिस पे होंगे? एज के। तो सब, और या फिर जिसका सिलेक्शन पहले हुआ था और उसके बेस पे सबसे सीनियर हो चुके हैं, उसके बेस पे हम यहाँ पे सीनियरिटी बेस्ड सिलेक्शन लेंगे CGI के लिए। जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट होगा वही बनेगा। तो यहाँ पे जब ये सिस्टम बना था तो बीच में जो हमारे लॉ कमीशन थे, एक लॉ कमीशन रिपोर्ट बना गया, और उस टाइम हमारे जो मिस्टर MC शीतल वार्ड जो थे उन्होंने ऑब्जेक्ट भी किया था कि जो ये सीनियरिटी रूल है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट होना चाहिए, ना कि ऑन द बेसिस ऑफ उस पर एज की बेसिस पे या फिर जो उनका सिलेक्शन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि ऑन द बेस ऑफ मेरिट होना चाहिए। तो यहाँ पे इस पर जो उन्होंने ऑब्जेक्ट किया, बट उनकी बातों को ध्यान नहीं दिया गया। फिर उसके बाद यहाँ पे एक लीडिंग केस आता है, और लीडिंग केस जो है वो केशव नंदा भारती केस होता है। उसके जस्ट बाद ही एक केशव नंदा भारती केस स्टार्ट होता है। उस केस में 7:3 का जजमेंट आता है, रेशियो में डिसाइडेड होता है। 1973 की बात है ये। इसके बाद से ही कुछ चेंजेस स्टार्ट हुए हैं जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्शन बेस्ड था। इस केस के बाद जब 7:3 जजेस बेंच का जब डिसीजन आया, तो उसमें उसी के जस्ट बाद ही हमारे नेक्स्ट CGI अपॉइंट होने वाले थे। और उसमें 3 इन लाइन थे, मतलब 3 जजेस जो सीनियर मोस्ट थे वो लाइन में थे। बट अचानक से डिसीज़न आता है AN रॉय को, जो ऑनरेबल जस्टिस AN रॉय थे उस टाइम, उनको बना दिया गया नेक्स्ट CGI, जो लाइन में नहीं थे, उनका कहीं एग्जिस्टेंस नहीं था, वो 4th या 5th नंबर पे थे, बट उनको बना दिया गया। फिर क्वेश्चन रेस हुआ इनको किस बेसिस पे बनाया गया, तो उन्होंने कहा जो MC शीतल वार्ड ने जो बताया था मेरिट के बेसिस पे, उसके बेसिस पे हमने उनको सिलेक्शन कर दिया है। और ये डिसीज़न कौन लिया? ये एग्जीक्यूटिव पावर ली। यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर का जो डिसीज़न था, यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी को वायलेट कर रहा था। तो ये जो तीनों जजेस थे, ऑनरेबल जजेस जो थे, ऑनरेबल जस्टिस हेगड़े, ऑनरेबल जस्टिस शीतल वार्ड, ऑनरेबल जस्टिस ग्रोवर, ये तीनों जजेस जो थे इन्होंने एक पिटिशन फाइल किया हाई कोर्ट में। और हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीज़न देने से जो दिल्ली हाई कोर्ट ने उसे डिसमिस कर दिया। क्या रीज़न था डिसमिस करने का? रीज़न ये था कि उस टाइम जब केस को फाइल किया गया, ऑल 3 जजेस वर रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। नाउ द नेक्स्ट CGI विल बी next CGI as per the law, AN Roy will be the next CGI, because all 3 judges were resigned their post, and now the next senior most judges become a AN Roy. तो इसके बेसिस पे ये AN Roy ही कंटिन्यू, ऑनरेबल जस्टिस AN Roy in with respect become a CGI. After that
ये जो मतलब सीनियर मोस्ट जजेस का जो रूल है वो फॉलो तो किया ही जा रहा है, अभी भी फॉलो किया जा रहा है, बस बीच में इंटरप्रिटेशन हो गया था, बीच में इस लॉ को तोड़ दिया गया था आफ्टर दी केशव नंदा भारती केस इन 1973। इसके बाद 1975 में एक केस आता है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण। उस केस में जो उसमें ये एक इलेक्शन पिटीशन था, इस इलेक्शन पिटीशन में इस टाइम बहुत इमरजेंसी भी हुई थी हमारे कंट्री में, जिसके बेसिस पे ये डिसीज़न दिया गया दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा ये डिसीज़न दिया गया कि इनको जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनको पार्लियामेंट में अलाउ है, बट वोटिंग राइट छीन ली गई इनको वोटिंग राइट नहीं दी जाएगी, जिसकी वजह से फिर से उस टाइम CJI का अपॉइंटमेंट होने का टाइम था। अगेन सेम थिंग हैपन, सुपरसीड फिर से कर दिया गया। क्या हुआ यहाँ पे, MH बेग को ऑनरेबल जस्टिस MH बेग को न्यू CJI अपॉइंट कर दिया गया इन द प्लेस ऑफ HR खन्ना को, ऑनरेबल जस्टिस HR खन्ना को। यहाँ पे ऑनरेबल जस्टिस HR खन्ना जो है वो उनके नेफ्यू आज के टाइम ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको वो हमारे उन्हीं के नेफ्यू हैं, ठीक है, इस टाइम प्रेजेंट जो हमारे खन्ना सर हैं। तो यहाँ पे MH बेग को बना दिया गया न्यू CJI। ड्यूरिंग द इमरजेंसी हमने इसमें वायलेशन हुआ था आर्टिकल 20 एंड 21 का, जिसके बेसिस पे ADM जबलपुर केस फाइल किया गया था और उसमें भी 4:1 रेशियो था। 4:1 रेशियो के बेसिस पे उसमें एक डिसेंडेंट ओपिनियन किसने दिया था उस टाइम, उस केस में जो ADM जबलपुर जो केस चल रहा था उस केस में जो HR खन्ना जज थे उन्होंने डिसेंडेंट ओपिनियन दिया था, मतलब वो उसके खिलाफ गए थे। 4:1 में 1 जो है वही थे, इसीलिए उनको, क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर इस टाइम काफ़ी पावर में थी, उनको बना दिया गया, MH बेग को बना दिया गया नेक्स्ट CJI इन द प्लेस ऑफ HR खन्ना। द रीज़न वॉज गिवन, जब रीज़न को पूछा गया, द रीज़न वॉज गिवन दैट कि HR खन्ना जो है ऑनरेबल जस्टिस HR खन्ना है, उनके पास टेन्योर बहुत कम है इस टाइम, सिर्फ 5-6 महीना 2-3 महीना आई थिंक ऐसा कुछ टाइम होगा। उतने टाइम के लिए CJI बनाने से अच्छा है कि MH बेग के पास ज़्यादा टाइम है, ज़्यादा टेन्योर है और लंबे समय तक थोड़ा रहेंगे CJI, तो उनको उस बेसिस पे बना दिया गया। ये एक रीज़न दिया गया था विच वॉज नॉट वैलिड। नेक्स्ट, जब ये दोनों चीज़ें हुई, 2 बार जब सुपरसीड किया गया, तो यहाँ पे 3 मेन केसेस हुए जो हम 3 मेन केसेस कहते हैं, जजेस केसेस कहते हैं। उस केसेस के बेस पे हमने अंडरस्टैंडिंग ये क्रिएट करा कि बताओ यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर कितनी पावरफुल है, क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, क्या इंडिपेंडेंट जुडिशरी है कि नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हुए, क्या जुडिशरी में इंटरफेरेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव इज़ वैलिड और नॉट, हाउ मच इफ ही इज़ इंटरफेयरिंग इन द executive power is interfering in the judiciary, then how much power they have, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे क्वेश्चंस रेस हुए थे। तो फर्स्ट इसमें SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसको हमने कहा था फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट जजेस केस नाम दिया गया था। इस केस के अकॉर्डिंग हमने ये इंटरप्रिटेशन किया कि यहाँ पे देखा गया कि जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर एक CJI रहेगा, वो CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे, एक ही रहते, वो अपॉइंट जब जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट होंगे, सबसे पहले प्रेसिडेंट के पास पावर है, प्रेसिडेंट जो है एडवाइस लेंगे किससे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो एडवाइस है वो बाउंडिंग नहीं है, प्रेसिडेंट के ऊपर। प्रेसिडेंट ज़रूरी नहीं है कि उनकी बात को माने। अब यहाँ पे जुडिशरी का क्या रोल रहा, कोई कुछ भी रोल नहीं रहा अगर वो नहीं फॉलो करते हैं उनकी बात को। तो यहाँ पे CJI इतना टाइम निकाल के अपना एडवाइस क्यों दे, क्या रीज़न था इसके पीछे, क्या उनकी बात मानी गई, नहीं मानी गई। उनकी बात नहीं मानी गई तो इतनी मतलब उनकी पावर कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं रही इसमें। तो कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट की पावर ज़्यादा है यहाँ पे, और प्रेसिडेंट जो है हमेशा काम करते हैं 74 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग, जिसमें वो कुछ भी काम करते हैं तो एडवाइस लेते हैं प्राइम मिनिस्टर की, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेते हैं। तो फिर से एग्जीक्यूटिव का इन्वॉल्वमेंट रह गया, मतलब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इज़ मोर पावर देन दी जुडिशरी, और जुडिशरी का यहाँ पे नहीं माना गया। इसीलिए दोबारा सेकंड जजेस केस हुआ, जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिर से इंटरप्रिटेशन किया गया कि यहाँ पे फिर से जब इंटरप्रिटेशन किया गया कि वर्ड कॉन्करेंट और कंसल्टेंट, 2 वर्ड था, कॉन्करेंट और कंसल्टेंट, ये दोनों पावर का इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग क्या है, क्या कंसल्टेंट करने का मीनिंग कॉन्करेंट है, क्या कॉन्करेंट का मीनिंग कंसल्टेंट है, मतलब कि जिससे हम कंसल्टेंट ले रहे हैं किसी से, क्या उसका मीनिंग क्या है एग्जैक्टली, उसका कितनी वैलिडिटी है, ये बोला गया है यहाँ पे।
फिर यहाँ पे इंटरप्रिटेशन किया गया, तो यहाँ पे ये बोला गया कि प्रेसिडेंट जो है वो एडवाइस लेंगे CJI से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, फॉर अपॉइंटिंग एनी जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जब भी उनको अपॉइंट करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का एडवाइस लेंगे, और वो एडवाइस जो है नॉट बिकम अ बाइंडिंग ऑन दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि वो उनकी एडवाइस फालतू की नहीं होगी। उनकी एडवाइस जो ली जाएगी वो बाइंडिंग होगी किसके ऊपर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। अगर वो अपना टाइम दे रहे हैं तो उसके लिए उनकी जो उनका डिसीजन है वो बाइंडिंग होगा। तो एज़ पर द लॉ नाउ CJI एडवाइस इज बिकम अ बाइंडिंग। बट उसके साथ एक और चीज़ ऐड कर दिया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एडवाइस देंगे वो अपने आप इंडिपेंडेंट अकेले नहीं देंगे, अपने अंडर में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, 2 जजेस हैं, उनके भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। जो सीनियर मोस्ट जजेस होंगे उनके CJI के बाद, उनके भी डिसीज़न लिया जाएगा और उनसे भी पूछा जाएगा कि क्या ये ठीक है कि नहीं ठीक है, एक पर्टिकुलर जज को हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट किए जाए कि नहीं किए जाए। और अगर उनके डिसीज़न फिर फाइनली कॉन्क्लूड करके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेते हैं, जो भी लेते हैं वो कंटिन्यू फॉलो करें रूल्स। बट यहाँ पे क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ कि नाउ CJI जो भी कहेंगे वो बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। नेक्स्ट फिर उसके बाद यहाँ पे एक फिर से दोबारा सुपरसीड नहीं कर सकते, 3 जजेस केस हुआ। एक बार और दोबारा से रिव्यू किया गया इस चीज़ को, कॉन्करेंट और कंसल्टेंट को। तो ये चीज़ तो ठीक रही, कंसल्टेंट एंड कॉन्करेंट बिल्कुल ठीक है, वहाँ पे किसी की पावर मोर एंड लेस नहीं है, क्योंकि जो इंडिया की जो जुडिशरी मानी जाती है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसकी एडवाइस कंपलसरी है। और वहाँ पे CJI का जो बाइंडिंग डिसीज़न है वो कंपलसरी है कि प्रेसिडेंट फॉलो करे। ये तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था। बट यहाँ पे एक चेंजेस ये आया कि जो CJI जब डिसीज़न लेंगे कि हु विल बी द नेक्स्ट, नॉट नेक्स्ट, हु विल बी द सुप्रीम कोर्ट जजेस, तो उस टाइम आपको जो पहले 2 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, अब यहाँ पे 4 बढ़ा दिए गए हैं। 4 जजेस मिलके डिसाइड करेंगे और CJI को बताएंगे, और CJI भी आपस में उनसे डिस्कस करेंगे, और फाइनली जो डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट फिर आगे जो रूल होता है उसे फॉलो करेंगे, और उनके पास बाइंडिंग रहेगा, उनकी बातें वैल्यूबल होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। ये हमारा 3rd जजेस केस था। फाइनली ये सब चीज़ें हो चुकी। एक 4th जजेस भी होने वाला था जो 99th अमेंडमेंट के थ्रू होने वाला था। उस 4th वाले जजेस में जो केस था उसमें ये था कि जो NJAC एक नेशनल जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट कमीशन का एक रूल बनाया गया था। इसमें कुछ ये था कि कुछ हमने 124 सब क्लॉज A2C डाल दिया था, उसमें मेंबर्स को हमने इंक्रीज़ कर दिया था कि जो मेंबर्स हैं इसके अंदर कौन कौन होगा, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा। बट इसको वैलिड नहीं माना गया। फाइनली सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के थ्रू 2015 में हटा दिया गया इसको फिर से। अब ये हमारा पूरा हिस्ट्री था जिसमें कुछ भी नहीं था। 3 जजेस केसेस हुए। उससे पहले हमारा जो लॉ कमीशन था MC में था। MC शीतलवाड़ वर्सेस में जो 2 बातें की, जो उन्होंने मेरा सीनियरिटी बेस को हटा के सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट कहा था, उन सब चीज़ों को फॉलो किया गया, जैसे मैंने आपको बताया, बार रिव्यू कर लेना। उसके बाद एक पॉइंट है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसीजर है, मतलब कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, कौन कौन, जो हमने कहा कि अगर प्रॉपर देख लें प्रोसीजर क्या हो सकता है। प्रॉपर प्रोसीजर यही है कि जो मैं रूल बता रही हूँ यही है। जो CJI होंगे 4 सीनियर मोस्ट जजेस को, सीनियर मोस्ट जो जजेस हैं उनसे एडवाइस लेंगे। फिर जो जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनसे जिनसे लगता है कि हाँ ये इनके डिसीजन है वैलिड, उनसे ले सकते हैं, या फिर जो भी जिसको भी चाहे। CJI 4 जजेस से डिसीजन लेंगे, डिसाइड करेंगे, फिर फाइनली उसको देंगे हमारे लॉ मिनिस्टर को। लॉ मिनिस्टर आगे हमारे प्राइम मिनिस्टर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को देंगे, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो एज अ एडवाइस 74 आर्टिकल के थ्रू देते हैं, वो प्रेसिडेंट को एडवाइस देंगे। फिर प्रेसिडेंट उसको मान लेंगे कि हाँ ये ठीक है, जजेस ये अपॉइंट होने लायक है, तो उनको अपॉइंट कर दिया जाएगा। सेम चीज़ ऐसे हमारा उसमें फॉलो किया जाता है, बस वहाँ गवर्नर आ जाते हैं, किसमें, हाई कोर्ट में। यही प्रोसीजर है। वहाँ पे 4 जजेस का पैनल होता है CJI के साथ। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। If you have any doubt, please do comment.